हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जो न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि स्वीडन को अपना पहला ग्रिपिन ई एयरक्राफ्ट जो है अक्टूबर 20 यानी कि कल डिलीवर किया गया है। तो स्वीडिश एयरफोर्स को ये प्लेटफॉर्म इतने समय बाद मिला है और ये 2012-13 से ही चर्चा में था कि इस वेरिएंट पर काम किया जा रहा है और 2017 में इसके प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और अब जाकर ये एयरक्राफ्ट डिलीवर हुआ है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2013 में ही साइन हो गया था 60 एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने के लिए। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग से डिलीवरी डेट को देखें तो करीबन 12 साल बाद एयरक्राफ्ट डिलीवर हो रहा है। बाकी स्वीडन द्वारा ये एयरक्राफ्ट इंडिया को बहुत पहले से पिच किया जा रहा है। इवन जो हमारा MRFA प्रोग्राम चल रहा था उसमें स्वीडन द्वारा इस प्लेटफॉर्म को लेकर बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा था। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर पूरी मैन्युफैक्चरिंग ये इंडिया में शिफ्ट करने को तैयार थे, लेकिन एक्चुअल में प्रोग्राम की स्थिति ये थी कि अब जाकर ये अपनी एयरफोर्स को डिलीवर कर पा रहे हैं। ग्रिपिन ई, ग्रिपिन सी और डी के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। अगर आप पैरेलल ड्रॉ करना चाहें तो आप तेजस और तेजस मार्क 2 के बीच में ये पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तेजस को आप ग्रिपिन सी और डी की कैटेगरी में डाल सकते हैं, तेजस मार्क 2 को आप ग्रिपिन ई और एफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके से, ऑल्दो ग्रिपिन सी डी और ग्रिपिन EF में देखने में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा जितना कि आपको तेजस और तेजस मार्क 2 में दिखाई देगा, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंसेस हैं। ग्रिपिन ई साइज में थोड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है, कुछ और वहाँ पर एरोडायनामिक चेंजेस हैं। बाकी एवियोनिक स्वीट तो पूरा का पूरा नया है। इवन इंजन भी वहाँ पर डिफरेंट लगाए गए हैं और जिस तरीके से डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ किया गया है उसकी वजह से आपको ग्रिपिन सी और डी के कंपैरिजन में ई और एफ में 40% ज़्यादा कॉम्बैट रेंज मिल जाती है। बाकी IRST भी यहाँ पर ऐड किया गया है, AES से रडार ऐड किया गया है जो कि GAN-TR मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। बाकी यहाँ पर EW स्वीट भी नया लगाया गया है जो कि एलेक्सिस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है और एक जैमर पॉड भी उसी EW स्वीट का पार्ट है जो कि इस प्लेटफॉर्म को मॉडर्न कॉम्बैट के लिए रेडी बनाता है। इवन जो मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। ग्रिपिन ई और एफ में करीबन 7200 किलोग्राम का पेलोड कैरी किया जा सकता है, वहीं पर ये ग्रिपिन सी और डी में मात्र 5300 किलोग्राम का था। तो हर मामले में ग्रिपिन ई और एफ एक बेटर प्लेटफॉर्म है और मेजर डिज़ाइन चेंजेस भले ही आपको ना दिखें पर कुछ यहाँ पर हैं। एक ज़्यादा पावरफुल इंजन यहाँ पर लगा है जो कि GF414 है, वहीं पर जो ग्रिपिन सी और डी में इंजन लगा हुआ था ये वोल्वो का RM12 था जो कि F404 पर ही बेस्ड है, जैसा कि तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 2 में होने वाला है। तो बड़े चेंजेस आपको एवियोनिक्स में ही दिख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर डेवलपमेंट जो पीरियड है वो इतना बड़ा चला और कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के 12 साल बाद ये एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पा रहे हैं। तो क्या जो तेजस में डिले हो रही है वो इतनी बुरी है कि हम वहाँ पर उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जब साहब के केस में हम सिमिलर ट्रेंड को देख रहे हैं। तो ग्रिपिन ई में जो डिले हुई हैं इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है ये सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन का है। तो जो सॉफ्टवेयर यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं उसे सिविल जो स्टैंडर्ड रखा गया है उससे सर्टिफाई करने की कोशिश करी जा रही है, जो कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है मिलिट्री स्टैंडर्ड से। बाकी प्रोग्राम के आगे बढ़ने के साथ साथ रिक्वायरमेंट में भी बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से फर्दर चेंजेस यहाँ पर करना पड़ा और प्रोग्राम डिले हुआ। तो ऐसा नहीं है कि ये खाली इंडिया के केस में होता है कि रिक्वायरमेंट चेंज होती है, ये दुनिया भर में कंट्रीज़ करती हैं। पर कहा यह जाता है कि हम लोग ये समझते नहीं हैं, दुनिया में डिले हो रही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तेजस को क्रिटिसाइज़ करते हैं, HAL को क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो एक तरीके से एक जस्टिफिकेशन हो गया जहाँ पर हम जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम्स में जो डिले हो रही है उनको, क्योंकि दुनिया में दूसरी जगह पर हो रहा है तो हमारे यहाँ भी हो रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले ये चीज़ हमें समझनी है कि जब 2013 के आसपास 60 ग्रिपिन ई और एफ को लेकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा था तब भी ये चीज़ क्लियर थी कि ये एयरक्राफ्ट 2023 से पहले नहीं आने हैं। तो यहाँ पर जो डिलीवरी हुई है ये इनके ओरिजिनल गोल से 2 साल आगे हुई है। ऐसा नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उसके 3 साल में या 5 साल में डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये चीज़ उस समय भी पता थी कि जब ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो इसमें इतना समय लग सकता है। 10 साल का एस्टिमेट वहाँ भी लेकर चला जा रहा था। कुछ डिलेज यहाँ पर ब्राज़ील के इन्वॉल्वमेंट के बाद हो गए, जहाँ पर कुछ की कंपोनेंट्स जो हैं ब्राज़ील में बनाए जाने थे, साथ में जो सप्लाई चेन इशू आया वो भी यहाँ पर एक कारण बना। खैर वो कोई इतना बड़ा फैक्टर नहीं है। जो यहाँ पर मेन चीज़ हाईलाइट हो रही है वो ये हो रही है कि जो स्वीडिश गवर्नमेंट है और स्वीडिश एयरफोर्स है वो कितनी कमिटेड है अपने डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर। उन्होंने इस एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट तब साइन कर लिया जब इसका पहला प्रोटोटाइप भी रोल आउट नहीं किया था और वो यहाँ पर पेशेंटली 10 साल वेट करते रहे। जबकि हमारे यहाँ प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए पहले पैसा दिया जाता है,
प्रोटोटाइप जब डेवलप होता है उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस को वैल्यूएट किया जाता है और उसके हिसाब से ऑर्डर दिए जाते हैं कि अगर ये हमारे रिक्वायरमेंट को अच्छे से पूरा कर सकता है तो ऑर्डर दिए जाएंगे, अदरवाइज कुछ टोकन ऑर्डर दे दिए जाएंगे। तो ये कमिटमेंट हम लैक कर रहे हैं जो कि स्वीडन द्वारा शोकेस किया गया है। लेकिन जब ये आर्ग्यूमेंट हम सामने रखते हैं तो ये चीज़ भूल जाते हैं कि इंडिया स्वीडन नहीं है। इंडिया के नेबर्स पाकिस्तान और चाइना है, स्वीडन के नहीं। और अब स्वीडन नेटो का मेंबर भी है, इंडिया नहीं। तो कंपैरिजन फेयर होना चाहिए। बाकी यहाँ पर प्लानिंग का भी कंपैरिजन होना चाहिए क्योंकि वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब ग्रिपिन ई और एफ की बात करी जा रही थी 2013 में, कॉन्ट्रैक्ट जब साइन हुआ था, तब ये मानकर चला जा रहा था कि जो ग्रिपिन सी और डी वेरिएंट्स हैं ये 2020 तक रेलेवेंट रहेंगे। लेकिन आपको 2023 से ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए होंगे जो कि मॉडर्न कॉम्बैट के हिसाब से हों। तो ये उनकी फ्यूचर प्लानिंग थी 2013 में। वहीं पर जो तेरस मार्क 2 हम बना रहे हैं, जो कि हम मोस्ट लाइकली 2031 या 32 तक सर्विस में इंडक्ट करना स्टार्ट करेंगे, वो जिस स्टैंडर्ड का होगा वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करता है, फ्यूचर की नहीं। इसलिए कहा जाता है कि ये कैपेबिलिटी हमें जितना जल्दी मिले उतना बेहतर। तो प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट जो हमारी है हम उसी को 5 या 6 साल बाद पूरा कर रहे हैं और उसमें भी अगर डिले हो जाए तो ये जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम यहाँ पर एडा और एचएल को ही ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हम उनको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। ये तो एयरफोर्स को भी पता होना चाहिए कि उन्हें अपने फाइटर से चाहिए क्या। अगर आप 10 साल बाद ऐसा एयरक्राफ्ट सर्विस में इंडक्ट करने वाले हैं जो कि प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करेगा, तो डेफिनेटली अगर वहाँ डिले होगी तो पैनिक होगा ही। अगर AMC आपका जो कि 2035 के अराउंड मिलने वाला है वो आज के 5th जनरेशन फाइटर की कैपेबिलिटी के साथ आएगा, तो 2035 के बाद अगर 1 या 2 साल भी डिले होगी तो पैनिक फिर से चालू हो जाएगा। तेरस मार्क 1 के केस में भी पैनिक इसलिए हो रहा है और इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि वो आपको प्लेटफॉर्म बहुत अर्जेंटली चाहिए। आपकी स्क्वाड्रन संख्या 30 के नीचे जा रही है, इसलिए 1 महीने की डिले भी यहाँ पर भारी पड़ रही है। अगर हमारे पास सफिशिएंट कैपेबल एयरक्राफ्ट होते तो शायद इतना फर्क तेरस मार्क 1 की डिले से ना पड़ रहा होता जितना अभी पड़ रहा है। तो इस चीज़ के लिए कोई एक जिम्मेदार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर तय होनी चाहिए। ग्रिपिन ई अगर 2025 में इंडक्ट हो रहा है तो आप इसकी कैपेबिलिटी को लेकर ये नहीं कह सकते कि ये आउटडेटेड है। ये प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर रहा है, भले इसके ऑर्डर 2013 में दिए गए हों। सिमिलरली 2026 में भी अगर तेरस मार्क 1 इंडक्ट होता है तो करंट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करेगा, भले ही इसके ऑर्डर 2021 में दिए गए हों। तो ये जो 12 साल का डिले यहाँ पर बताया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के बाद, ये अनफेयर कंपैरिजन है। यहाँ पर हमें ये चीज़ देखनी है कि कब ये चीज़ ऑर्डर करी गई और किस कैपेबिलिटी के साथ एक्सपेक्ट करी जा रही है, किस टाइम पीरियड में। तो अगर आप ये चीज़ कंपेयर करेंगे तो तेजस से भी यहाँ पर जो आस्क है वो अनफेयर नहीं थी और टाइमलाइन भी उसके लिए अनफेयर नहीं रखी गई थी। बाकी ये चीज़ भी हमें तय करनी है कि जस्टिफिकेशन डिलेस का नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम स्वीडन का एग्जाम्पल लेकर या किसी और कंट्री का एग्जाम्पल लेकर अपनी कमियों को ढकने की कोशिश करें, ये गलत है। अगर यहाँ पर प्रेशर बनाया जा रहा है, बेटर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये अच्छी ही चीज़ है। आई होप कन्फ्यूजन यहाँ पर ना हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।